हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग विद हार्डी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट और मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करेंगे लगातार। आगे इस सीरीज में हम लगातार कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम मुझे सजेशन देना आपको किस टॉपिक के ऊपर सुनना है। तो आज जो सीरीज चालू हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसमें आज हम सिर्फ 3 बातें करेंगे कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस। दूसरी चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। और तीसरी चीज़ हम आज बात करेंगे कि आखिरकार किसी भी देश को संविधान लिखने की ज़रूरत क्या होती है। तो आज हम ये 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले पर्पस। तो पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के पीछे का पर्पस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश का एक सुप्रीम लॉ है जो सभी के लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक छोटा कोई किसान हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, हर एक की लाइफ के ऊपर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक इम्पैक्ट होती है। आपको मुझे जितनी भी फ्रीडम मिली है वो शायद किसी और देश के नागरिक को नहीं मिलती होगी। तो हर एक देश का अपना एक सेट ऑफ रूल होता है। उस सेट ऑफ रूल के हिसाब से वो अपने कानून बनाता है, लॉज बनाता है, बाईलॉज बनाता है, रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है। जितने भी बड़े बड़े कानून हैं वो संविधान के ऊपर ही बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए पढ़ना है ताकि हम अपने देश के बारे में जान सकें, हमारे क्या राइट्स है वो जान सकें। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत महान पुस्तक है इंडिया के लिए। किसी के लिए, हिंदुओं के लिए शायद गीता हो सकती है, किसी के लिए कुरान हो सकता है, किसी के लिए बाइबल हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। लेकिन हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में रूल ऑफ लॉ का शासन है। यहाँ पे विधि का शासन है। विधि का शासन मतलब रूल्स के ऊपर कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है। तो जिस देश में हम रह रहे हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का इतना महत्व है, अगर उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें कॉन्स्टिट्यूशन को जानना जरूरी है। वो एक सामाजिक बेनिफिट हो गया। खुद के लिए भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो खुद के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप जान पाओगे। तो आप कोई भी लोग आपको किसी भी चीज़ में बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। अगर अपने इतने बड़े देश में इतने सारे मुद्दे चल रहे होते, आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो जितनी चीज़ हमें टीवी के ऊपर, अखबार के ऊपर जो दिखाया जा रहा है उतना ही हमें पता होता है। उसके अलावा उसके पीछे का क्या हिस्ट्री था, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में क्या कहता है, अपने रूल्स क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है हमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना एक पर्पस तो है ही, लेकिन साथ साथ में एक अपनी जिम्मेदारी भी है हर एक नागरिक की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े। जितने भी लोगों को पढ़ना लिखना आता है उनको कॉन्स्टिट्यूशन समझना जरूरी है। दूसरी बात जो हमने किया था कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे कि हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है अपने कंट्री का, तो आखिर का सुप्रीम लॉ कैसे बना, तो उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है जो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। कि आपको सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले 200 सालों तक अपना ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पे काम कर रहा था। उसके अलावा 1757 से पहले अगर मैं और पुरानी बात करूँ तो 11वीं सदी में अपने यहाँ पे मुगलों का शासन था। मुगलों का शासन आना स्टार्ट हो गया था। उसके पहले यहाँ पे छोटे छोटे जो राजा थे वो राज करते थे। अभी वहाँ पे क्या सिस्टम होता है, किसी भी उसको मोनार्की कहते हैं। मोनार्की में क्या सिस्टम होता है कि जो भी राजा वहाँ पे राज कर रहा है उसके मुंह से जो निकल गया वही कानून होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी की कुछ चीज़ चुराई है, अगर राजा को लगे कि उसको इस छोटी सी
गुनाह के लिए उसको फांसी की सजा देनी है, तो वो वहाँ पे कोई राजा को टोकने वाला नहीं होगा। अगर वही सजा के वो खुद का कोई अगर उसका कोई रिलेटिव करे और अगर उसको छोड़ देना है तो उसके ऊपर कोई विरोध नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें 16वीं सदी 17वीं सदी तक चलती रहती थी। उसके बाद आया 1757, जब इंडिया का शासन यूके गवर्नमेंट यानी कि वहाँ की जो महारानी थी उन्होंने अपने हाथ में लिया। तब से लेके इंडिया का शासन अंग्रेजों के हाथ में आया और वो ऐसे ही शासन नहीं चला रहे थे। जो यूके की पार्लियामेंट जिस हिसाब से उनको डायरेक्ट करती थी, गाइड करती थी, उस हिसाब से वो लोग अपना लूट का काम कर रहे थे। उनका पर्पस यहाँ पे आके इंडिया की वेल्थ, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था उस टाइम पे, उसको लूटना था। लेकिन जैसे 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 अपना सिविलाइजेशन बढ़ा, वैसे वैसे लोगों को समझ में आया कि सिर्फ एक ब्रिटिश राज के नीचे दबने से अच्छा है कि उनका विरोध करें। उसके बाद 1857 में अगर आपने कुछ पढ़ा होगा जिसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, वो हुआ। उसके बाद अपना एक स्वातंत्र संग्राम चालू हुआ जिसको कम से कम 90 साल लगे अपने आज़ादी को। तो जितने भी स्वतंत्र संग्रामी थे, वैसे तो पूरा देश ही आज़ादी के लिए लड़ा था, लेकिन जितने भी अपने लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि भाई आज़ादी के बाद हम ऐसा राज्य चाहते हैं जहाँ पे हर एक नागरिक का एक इम्पोर्टेंस हो, एक महत्व हो, ताकि किसी भी नागरिक को ये ना लगे कि हमारा महत्व इसमें नहीं है। तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने तय किया कि हम लोकतंत्र लाएंगे। उस टाइम के ऊपर अमेरिका, जो कि 18वीं सदी में वहाँ पे लोकतंत्र आ गया था हमसे 150 साल पहले, तो वहाँ पे भी लोकतंत्र था, यूके में लोकतंत्र था। तो ये सब चीज़ें हम देश भर में, दुनिया भर में सब जगह हम देख रहे थे कि लोकतंत्र का क्या महत्व होता है। तो हमारे लीडर्स ने तय किया कि हम लोकतंत्र लाएंगे। लोकतंत्र जब आया तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है कि देश का कोई राजा नहीं होता, देश की प्रजा ही राजा होती है। तो अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर किसी घर में 4 लोग रह रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, आप अगर ऑफिस से आते हैं, कहीं से आते हैं, अपने कपड़े कहीं पे रख देते हैं, अपने जूते कहीं पे रख देते हैं, अपनी बैग कहीं पे फेंक देते हैं, तो आपके घर में जो आपका लीडर होगा वो आपको डायरेक्ट करेगा कि ये चीज़ नहीं चलेगी। वही सेम चीज़ अगर एक बड़े पिक्चर में हम रखें तो इतने बड़े देश में जब अपना देश आज़ाद हुआ 38 करोड़ लोग हमारे देश में थे, उन लोगों को मैनेज कैसे करें? तो उसके लिए चाहिए अपने को कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसी चीज़ है जो सब लोगों को बांध के रखती है। इतने बड़े देश जहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे लैंग्वेज है, आप साउथ इंडिया में जाओगे पूरा कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडिया में पूरा अलग है, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे पूरा अलग है। तो जितने भी अपने लीडर्स थे उन्होंने तय किया था कि हम अपने देश को जुदा नहीं होने देंगे। जैसे सोवियत यूनियन था तो वो अलग हुआ, तो उसके एक सोवियत यूनियन में से 14 देश अलग हो गए। उस टाइम पे ये स्थिति हो सकती थी इंडिया के साथ कि गुजरात एक अलग देश हो जाता, महाराष्ट्र एक अलग देश हो जाता, राजस्थान एक अलग देश हो जाता। लेकिन हमारे जो पूर्व गृह मंत्री थे जिनको हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पूरे रजवाड़ों को इकट्ठा करके एक पूरा यूनाइटेड देश बनाने की कोशिश की और वो सफल रहे। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा महत्व तो यही होता है कि वो सभी देश के नागरिकों के लिए वो एक समान रूप से अप्लाई होता है, किसी के ऊपर वो भेदभाव नहीं होता। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अभी तीसरी बात जो हम करने वाले थे कि आखिरकार किसी भी देश को एक संविधान लिखने की जरूरत क्यों होती है। संविधान लिखने की जरूरत इसलिए होती है ताकि अपनी गवर्नमेंट सिस्टम जो है, जैसे कि आप जानते हो कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है, अमेरिका में होता है राष्ट्रपति। इंडिया में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। तो सब देश की एक अलग अलग सिस्टम होती है अपनी गवर्नमेंट को रन करने की। तो इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को रन करने का फैसला किया था। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ही था जो हमें अथॉरिटी देता है
कि आप किस टाइप की गवर्नमेंट चाहते हो। उसके अलावा जितने भी नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे होंगे, जो नागरिक नहीं भी होंगे वो लोग भी अगर रह रहे होंगे यहाँ पे, तो उनके लिए भी कुछ राइट्स दिए हैं अपने संविधान में। तो जितने भी सेट ऑफ रूल्स है उसके ऊपर जितने भी आने वाले समय में नए नए कानून बनने वाले हैं, वो सभी कानून संविधान के ऊपर ही बनने चाहिए। संविधान से बड़ा कोई नहीं होता। तो जब भी संविधान, किसी भी देश में संविधान लिखा जाता है तो एक बात ये तय होती है कि संविधान से बड़ा ना तो कोई प्रधानमंत्री होगा ना राष्ट्रपति होगा। जो भी सब काम करेंगे उसके अंडर काम करेंगे, उसमें जो लिखा है उसके रिलेटेड काम करेंगे। तो एक ये पर्पस होता है किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के पीछे का, ये रीजन होता है। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना मैं चाहता था, जिससे आपको पता चले कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार होता क्या है। ये मैं जो 2 दिन से संविधान जो बोल रहा हूँ, आखिरकार संविधान का क्या उतना महत्व है कि जितने भी आप न्यूज़ देखोगे, आप न्यूज़ पेपर देखोगे, न्यूज़ चैनल देखोगे, कहीं पे भी कुछ भी डिबेट हो रही होगी, एक ना एक बार तो संविधान का नाम आएगा वहाँ पे। क्योंकि वही एक चीज़ है जो सब नागरिक को, जितने भी प्रोफेशनल लोग जो है, जो अलग अलग काम करते हैं, चाहे वो अपनी इंस्टीट्यूशन ही उसको बोलते हैं, पार्लियामेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है, से लेके एक छोटी सी कंपनी जो अपना बिजनेस चला रही है, वो सबके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पैक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही चलती है। तो जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अभी हम नेक्स्ट वीडियो से कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना मैं अभी से बता रहा हूँ कि कुछ आर्टिकल्स को पढ़ लेना नहीं होता है। आर्टिकल्स की फिलोसॉफी हमको समझनी है, कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व हमको समझना है कि हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट लाएगा। तो जैसे जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को आगे पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि क्या महत्व है इसका। तो बस आज के लिए मैं इतना ही इंट्रोडक्शन देना चाहता था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और आगे भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको पूछूंगा कि आप कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप वीडियो देखते हैं और आपको कुछ अलग टॉपिक भी जानना है, तो मैं करंट अफेयर्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं उतना ही कहना चाहूँगा कि आप जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को दिखाएं। जैसे मैंने बताया था कि ये चैनल का पर्पस यही है कि सब नागरिक जो अपने देश में रह रहे उनको एक नॉलेज हो किसी भी चीज़ में बात करने की। तो वही मेरा पर्पस है कि अपने समाज में एक बातचीत करने का एक स्तर बढ़े। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड हम अगले वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करेंगे। जितना हो सके उतना वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।